नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। जीवों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किस तरह से वे लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, एक एक जीवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप अगर अपने आसपास, है ना, बाग में, बगीचों में, तालाब में या कहीं भी आपके आसपास जाकर अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जंतुएं पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ जंतु और पौधे स्थल पर पाए जाते हैं, है ना, और कुछ जंतु एवं पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और कोई जीव जिस स्थान पे रहता है वहां पर क्या होता है, जो जीव जिस स्थान पर रहे वहां पर उस जीव का वास स्थान कहा जाता है। ठीक है, यानी वो जहां पे रहता है तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर कोई जीव रहता है वहां को हम क्या कहते हैं, उनका वास स्थान। जैसे कि आप घरों में रहते हो तो आपका वास स्थान कहाँ पर है, आपका घर। ठीक है, तो जो जीव जहां पर रहते हैं वहां पर उनका वास स्थान होता है। वो स्थान जहां किसी जीवधारी को, और वास स्थान कैसे होता है, वो स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन मिले। क्या मिलता है यहाँ पर, हम कैसे रहते हैं, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम वहां पे रह सकते हैं, नहीं। तो ऐसी जगह जहां पर हमें क्या मिले, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त भोजन मिले, फिर क्या मिले, सुरक्षा मिले, है ना। जहां पर आप रहते हो आपको क्या लगना चाहिए कि आप उस जगह पर कैसे हो, सुरक्षित हो। और प्रजनन तथा प्रजनन यानी अपने जैसे क्या है, और भी क्या होता है, प्रजनन होती है ना, जो जो हम लोग पैदा करते हैं। और सभी प्रजनन तथा सभी अनुकूल दिशाएं उपलब्ध होती है उसे, यानी सारे अनुकूल दिशाएं हमारे लिए वहां पर उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वासस्थान कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं, वासस्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वासस्थान जल, स्थल और वायु तथा मरुस्थल होता है। यानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हम वासस्थान कहाँ कहाँ पर होता है, कभी कहाँ होता है, कभी जल में होता है ना। जैसे कि मछली, सबको आपने देखा होगा, जल में रहते हैं। और जो है कभी वासस्थान जो है कहाँ पर होता है, स्थल में होता है। जैसे हम सब है, मनुष्य सब कहाँ पर रहते हैं, लैंड में, है ना, भूमि में रहते हैं। और जैसे कि वायु में, है ना, जैसे पक्षियां सब है कहाँ पे रहते हैं, वायु में, है ना, उड़ते रहते हैं हमेशा। फिर क्या है, मरुस्थल में कई ऐसे जीव जंतु है जो कहाँ पे रहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं। तो इस तरह अलग अलग क्या है, वास स्थान है। तो जल में रहने वाले जीवों को कैसे जीव कहते हैं, जलीय जीव कहते हैं। ठीक है, जो जीव जल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, जलीय जीव कहते हैं। यानी जो जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलीय जीव। जीव जैसे कि मछली हुआ, जैसे सिंगाड़ा, जलकुंभी, कमल आदि, ये सब क्या है, जल में रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जलीय जीव। और जैसे कि जो स्थल पर पाए जाते हैं, जो स्थल पर, यानी जो हम लोग कहाँ पर रहते हैं, स्थल पे जो रहते हैं, उन्हें कैसे जीव कहते हैं, स्थलीय जीव। ठीक है, उन्हें कैसे जीव कहते हैं, स्थलीय जीव, स्थलीय जीव कहते हैं। और जैसे कि स्थलीय जीव आपको पता है, जैसे कि मनुष्य हुआ, गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली आदि, है ना। जैसे कि पेड़ हुए, बहुत सारे वृक्ष है, सभी। और
क्या आप जानते हो कि भूमि पर अनेक प्रकार के वासस्थान है? कैसे कैसे स्थान है? कहीं जंगल है, तो कहीं पहाड़ है, कहीं हरे भरे मैदान है ना, कहीं तालाब है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है। तो बहुत सारी जगह है। तो पौधे एवं जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं? रेगिस्तानी, है ना। तो रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। रेगिस्तानी जगहों पर जो पाए जाते हैं उन्हें हम कैसे जीव कहते हैं? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। तो कहाँ पर रेगिस्तान यानी क्या होता है? वहां पर रेत ही रेत होता है। कैसे जगह पर है? रेगिस्तान। कैसे जगह पर है? रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। मरु, आपने मरुस्थल सुना होगा ना। मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जीव। जैसे कि ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है ना। ऊंट कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है। तथा बबूल व नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, है ना। जो कुछ जीव ऐसे हैं जो जल में भी पाते हैं और ऊपर से कहाँ पर? स्थल। जैसे कि आपने मेंढक सबको देखा होगा, है ना। कछुआ जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ऐसे जो दोनों जगह पर रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उभयचर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो आप इन सबको लिख लीजिएगा कि जो जल में पाए जाते हैं, स्थल में, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सभी को आपको लिखना है। आपके किताब में जो है एक तालिका दे रखा है, जरा हम उस तालिका को देखते हैं। ये देखिए तालिका, ये देख रहे हो? क्रम संख्या 7.1 है तालिका। जंतुओं के नाम, वासस्थान, पौधों के नाम, और उसके बाद फिर वासस्थान। तो गाय वासस्थान कहाँ पर है? बैल कहाँ पर है? मछली कौन से स्थान में रहती है? मेंढक को क्या कहते हैं? दोनों जगह पर जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उभयचर कहते हैं। ऊंट कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर? रेगिस्तान में, है ना। तो क्या कहाँ पर है? मरुस्थल है उसका वासस्थान। उसी तरह आप पौधों का भी लिखिएगा, ठीक है। आम, नीम, जलकुंभी, सिंगाड़ा, नागफनी, अभी हमने उसके बारे में आपको बताया। तो इस तालिका को क्या कीजिएगा? आप पूरा कर लीजिएगा। तो जो है इसमें हमें यह पता लगता है कि सभी जीवों की जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसे होती है? वो जैसे कि कोई जो रेगिस्तान में रहते हैं वो क्या है, उनमें कैसी संरचना होती है कि गर्मी को सहने की संरचना होती है। कई क्या है, ध्रुव प्रदेश में रहते हैं, बहुत सर्दी में रहते हैं। तो उनकी शरीर जो है उस हिसाब से, यानी बहुत सारे रोम बाल सब होते हैं उनके शरीर में, है ना। तो जीवों की जो शारीरिक संरचना है वो जो है क्या करता है? वासस्थानों के अनुकूल प्रदान किए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मछली का हम लोग अगर उदाहरण लें, तो मछली का वासस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? जल है ना। मछली, मछली कहाँ पे रहती है? जल में रहती है, जल में। तो जो है मछली का जो शरीर है वो जलीय वासस्थान में रहने के योग्य बना रखा है। ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में कैसा होता है, आपने देख रखा है ना। मछली पूरे क्या है, शल्कों से ढका होता है ना। और नाव के आकार का शरीर होता है। पंख तथा गलफोड़े मछली को जलीय जीवन हेतु क्या करता है? प्रदान करता है। तो यानी उनकी शरीर की संरचना उस तरह से होता है। और जैसे कि ऊंट है, ऊंट कैसे होते हैं रेगिस्तान में जब रहते हैं तो? ठीक है, ऊंट। तो ऊंट जो है, ऊंट के जो लंबे पैर है, लंबे पैर एवं मोटे गुद्देदार क्या है, उनके जो जो तलवे है वो रेत में चलने या दौड़ने के लिए क्या होती है? अनुकूल होता है। ठीक है। और जो है
जैसे कि जो हवा में रहते हैं, जैसे कि हवा में कौन रहता है, पक्षियों। तो पक्षियों को जो है हवा में क्या है, उनकी जो पंख है, पंख कैसा है, पंख जो है हवा में उड़ने लायक है। हम लोग हवा में उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। तो पक्षियों के जो पंख है वो उसके अनुकूल बनाया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण कि किस तरह से उनमें जो है अनुकूलन होता है और रूपांतरण है। तो अगले हम बात कर रहे हैं सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। अब जो है सभी जानवर, सभी जो जीवधारी है वे क्या है, अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में वास करते हैं, जैसे हमने आपको बताया है ना। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें कोई रेगिस्तान में जाकर डाल दे तो क्या है, हमारा शरीर क्या है उसके हिसाब से नहीं ढला हुआ है, तो हमें तकलीफ होगी। या ऐसे प्रदेश में जाकर डाल दे जो सिर्फ बर्फ से ही ढकी हुई हो, तो क्या होगा, हमें वहां पे रहने के लिए हमें तकलीफ होगा। ठीक है। जैसे कि तो सबका शरीर जो है एक एक तरीके से बना रखा होता है। तो और अधिक प्रतिकूल दिशाएं होने पर वे मर भी सकते हैं। जैसे मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो तब क्या होता है, तब वे मर जाते हैं, है ना। इसी प्रकार आम के पौधे को तालाब में रोप दे तो क्या होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जल से बाहर आते ही मछली क्यों छटपटाने लगती है। जैसे कि मछली को जैसे ही जल से बाहर लेकर आओ, क्या होता है, मछली झटपटाने लगती है। और आम का पौधा जो है पानी में सड़ क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी शारीरिक जो बनावट है वो उसके अनुकूल नहीं बना। ठीक है। तो दरअसल मछली जल में घुली ऑक्सीजन में क्या करती है, जो क्लोमो यानी गिल्स द्वारा ग्रहण करती है। तो मछली क्या है, तो मछली जो है जल में घुली ऑक्सीजन को, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन को क्या करती है मछली, मछली जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है। किसके द्वारा ग्रहण करती है, अपने क्लोमो यानी गिल्स द्वारा। ठीक है। गिल्स के द्वारा क्या करती है, मछली जो है ऑक्सीजन को लेती है। और जल से बाहर निकालने पर वह क्या नहीं ले पाते, वे सांस नहीं ले पाते, है ना, और मर जाती है। इसी प्रकार यदि अगर आप आम के पौधे को पानी में रोप दो तो क्या होगा, तो आम आम की जड़ें क्या नहीं कर पाएगी, श्वसन नहीं कर पाएगी, है ना। और क्योंकि मिट्टी जल आदि मिट्टी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, पौधा समाप्त हो जाएगा यानी मर जाएगा। तो प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पे रहने के लिए उपयुक्त क्या होता है, उपयुक्त दशाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों को अपने को ढालने और उसकी क्षमता तथा उसकी विकास होता है, जिसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो अब अनुकूलन क्या है, अनुकूलन यानी एडाप्टेशन, यानी प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं, जो प्रत्येक जीव जो होते हैं, उनको क्या है, किसी प्रत्येक निवास स्थान पे रहने के लिए उपयुक्त दशा यानी उपयुक्त क्या है, क्लाइमेट की जरूरत होती है ना। इन्हीं उपयुक्त दशा क्या करते हैं, इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारी अपने आप को ढालने की क्षमता में विकास होता है, यानी उनमें उसकी विकास होती है। और ये जो ढालने की जो क्षमता है, जैसे कि जो रेगिस्तान में ऊंट जो है ढला हुआ है, तो उसकी जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। तो वातावरण के अनुसार आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय
उभयचर अथवा वायवीय भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपके तालिका, एक तालिका दे रखा है आपकी किताब में, उस तालिका को जरा देखिए। देखिए, विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधे। तो जलीय जंतु कौन कौन से हैं, पौधे कौन कौन से हैं। स्थलीय जंतु कौन से हैं, पौधे कौन से हैं। मरुस्थलीय जंतु कौन से हैं, पौधे कौन से हैं। और उभयचर जंतु कौन से हैं। इस तालिका को क्या करोगे आप, जो है आप इसको पूरा करोगे। जैसे कि इन सब तालिकाओं को जब आप पूरा करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं या जंतुए हैं, वो अलग अलग वातावरण में विभिन्न प्रकार से क्या होता है, उगते हैं, है ना, वो वहां पर उगते हैं। और जैसे कि नीम है, गेहूं, चना आदि क्या है, स्थलीय वातावरण में उगते हैं। जबकि कुमुदनी, जलकुंभी, कमल आदि कैसे वातावरण में उगते हैं, जलीय वातावरण में उगते हैं, है ना। इसी प्रकार आपको पता है, जैसे कि जो जानवर हैं, जंगली जानवर या शेर, हिरण, कोई भी जो है वन में रहते हैं। मछलियां कहाँ निवास करते हैं, मछलियां जल में निवास करती है ना। तो क्या नागफनी और जलीय वातावरण तथा कुमुदनी को स्थलीय वातावरण में उगाया जा सकता है। मछली जल में ही क्यों जीवित रहती है ना। जंतुओं में अथवा पौधों में जल में अथवा स्थल में रहने के लिए कुछ अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये भरोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जीव जो है कहाँ पे रहते हैं, जल में, स्थल में, मरुस्थल में आदि रहते हैं। तो जो है अनुकूलन, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कैसे कैसे वो एडाप्टेड होते हैं, एडाप्टेशंस। तो अनुकूलन क्या है। अनुकूलन, इन सबको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवन बिताने में या जीवित रहने में जो सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी ऐसी आकृति, जैसे कि मछली का देखा, उसकी जो नाव की तरह आकृति है, जो उसे पानी में रहने में आसानी होती है ना। फिर क्या है, आकार, रंग रूप, रंग रूप, है ना। उसके बाद फिर क्या है, संरचना, कि किस तरह से शारीरिक संरचना होती है। ठीक है, संरचना जो है, तथा आवास संबंधी लक्षणों के, किस तरह के आवास में हम लोग रह सकते हैं। लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण, यानी यानी जिस पर्यावरण में रहते हैं वहां सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होते हैं। ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, ये सब जो हम में अगर अनुकूल है तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जलीय, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जलीय, जलीय अनुकूलन देखते हैं। ठीक है, तो जलीय अनुकूलन की जब हम बात करेंगे तब क्या होगा, तब हम किसके बारे में बात करते हैं, मछली के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने अगर क्या देखा होगा कि दान को रोपते समय, है ना, जब दान को ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रोपते हैं, तब जो है अधिक देर तक कपड़ा, यानी तब पानी में खड़े होकर से दान को निकालना पड़ता है, रोपना पड़ता है। अधिक देर तक कपड़े धोते समय, है ना, जब आप बहुत देर तक कपड़े धोते या पानी में खेलते हो, कुछ भी करते हो, तो हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा जो है, चमड़ी कैसे तो सिकुड़ जाती है, कभी ध्यान रखना।
कभी आप बारिश में खेल रहे हो या पानी में खेल रहे हो या कोई कपड़े धो रहे हो या पानी में बहुत देर तक काम कर रहे हो, है ना, तब क्या होता है, आपकी जो हाथ होता है वो ऐसे चमड़ी से सिकुड़ सिकुड़ सी जाती है। तो क्या इसी तरह अगर अब मेंढक, मछली सबकी त्वचा में होता है क्या? तो क्या उत्तर होगा उसका? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा जो होती है, क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि हमारा शरीर कहाँ पे रहने के अनुकूलित नहीं है? पानी में, क्योंकि हम लोग कैसे जीव है? स्थलीय जीव है। तो हमारा शरीर जो है पानी में रहने के अनुकूलित नहीं होता। परंतु जो जलीय जीवधारियां होते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं? जल में रहते हैं। जलीय जीवधारियां, ठीक है, जो जलीय जीवधारियां होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जलीय जीवधारियों के शरीर को, के शरीर की जो रचना होती है, क्या होती है? रचना। किस तरह से उनकी रचना होती है? उनकी विशेष रचना होती है जो उन्हें जल में रहने की क्या करती है? जल में रहने के लिए शरीर को सुरक्षित, है ना, जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो जलीय जंतु में होती है। अब जैसे कि आपके इसमें जलीय जंतु का एक चित्र दे रखा है, 7.2 में देखेंगे, एक मछली का चित्र दे रखा है। देखिए, जलीय जंतु देख रहे हो ना, मछली की शरीर किस तरह से है। तो जलीय जंतु मछली के शरीर पर क्या होता है? जल रोंदी शल्क पाए जाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये जो स्केल्स, ये जो इसकी जो शल्क पाए जाते हैं, और इनमें जो है श्वासन के लिए, यानी श्वास लेने, अगर हम जल में गिर जाए, क्या है, हम लोग वहां पर अधिक देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमें वहां पर श्वास नहीं मिलता। वैसे ही मछली को स्थल में डाल दे तो मछली को भी क्या नहीं मिलता? श्वास नहीं मिलता। तो जो है जल में जब रहते हैं तो इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं, है ना, जैसे कि जो है इनकी जो क्लोम है यहाँ पर, वो क्या होता है, यानी गिल्स, इस तरफ जो है सर के तरफ होता है, तो गिल्स जो है होते हैं। और तैरने के लिए इनकी शरीर की जो धारा होती है, ठीक है, ये रेखित तथा चपटे पंख वाले होते हैं। ये देख रहे हो ना, ऐसे चपटे पंख वाले इनकी होती है। तो गर्दन का जो अभाव होता है तथा आंखों पर निमेष्टक पट्टल होती है, यानी इनकी जो आंखें हैं, अगर आपने मछली की आंख देखी होगी तो ऐसे एक ग्लास की तरह होती है ना। तो क्या होता है, इसकी आंखों में जो है पानी का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो सभी लक्षण मछली को, ये सब लक्षण क्या करता है? मछली को जो है जल में तैरने, भोजन को तलाश करने, श्वसन के प्रति अनुकूलन, है ना, इसी प्रकार अन्य जलीय जंतु है, जो जो अन्य अन्य जलीय जंतु हैं, उनमें भी क्या होती है? ऐसी ही प्रकार के अलग अलग तरीके के विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, वे लोग कहाँ पर निवास कर पाते हैं? जल में निवास निवास कर पाते हैं। और आपने कभी मेंढक को देखा है? मेंढक में भी क्या होता है? पाश्चपाद, उसका पाद अगर आप देखोगे तो उसकी पादजाल जो होता है मेंढक की, वो जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां, इनकी जो लंबी लंबी मांसपेशियां होती है वो भूमि पर कूदने में सहायता करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल में फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो अगर हम, तो हमने मछली का देखा, अगर हम जो है मेंढक की बात करें, ठीक है, अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक जो है जल में और स्थल में दोनों जगह पर जो है रह सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो जो मेंढक जो है, ठीक है, मेंढक जो होता है, उनकी जो है पाद जाल, पाद जाल कैसा होता है? उनकी जो पैरों के जो जाल होते हैं, उनके जो पाद जाल होते हैं, वो जल में तैरने में सक्षम होते हैं, है ना। और जो है लंबी मांसपेशियां भूमि में कूदने में सहायक होते हैं। उसके अतिरिक्त जो है जल में, चलिए इसे मिटा देते हैं। तो हम जलीय अनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
फिर हम क्या देखेंगे कि जो मेंढक है, मेंढक जो होता है जल में कैसे लेते हैं, श्वास कैसे लेते हैं मेंढक? जल में कहाँ से श्वास लेते हैं? त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा। जल में कैसे लेते हैं? त्वचा द्वारा लेते हैं। और स्थल में कैसे लेते हैं, यानी भूमि पर जब आते हैं, जब कूदते रहते हैं, तब वो कहाँ से श्वास लेते हैं? फेफड़ों द्वारा। फेफड़े द्वारा। ठीक है, श्वसन करते हैं। तो इसी प्रकार जो बहुत से जलीय पौधे जो होते हैं, वे भी क्या होते हैं, जलीय पौधों में भी अनुकूलन होती है। जैसे कि जलीय पौधे जो आपकी किताब में दे रखा है, जरा हम पहले उस चित्र को जरा देख लेते हैं। जो जल में रहने में सक्षम होते हैं, जैसे हमने बताया कि आम के पेड़ को अगर आप जल में डाल दो, तब क्या होगा, वहां पर नहीं उग पाएगा, है ना, थोड़े दिनों में सड़ जाएगा। लेकिन जो जलीय पौधे हैं, ये देख रहे हो ना, जलीय पौधे, इन सबका आप नाम सभी लिख के रखोगे। इनमें जो है जलीय पौधों में क्या होती है, अनुकूलन होती है। इन पौधों का जो शरीर है ना, इसमें क्या है, बहुत कोमल और कमजोर होते हैं ये इनका शरीर, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में क्या होता है, मृदु उत्तक अधिकता में होती है, और काष्ठीय उत्तक जो है अत्यंत अल्प मात्रा में होती है। तो जो पत्तियां जो होती है इनकी पतली होती है, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती है। और जो पत्तियों में पत्तियों की जो रंध्रें होती है, यानी पत्तियों में इनमें रंध्रों का अभाव होता है। इसीलिए इन पौधों में जल तंत्र अल्प विकसित होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जल तंत्र जो है कम विकसित होता है। और तना, जो इनकी जो तना होती है ना, तना जो है वो प्रणवृत्त, वृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते, तो इनके पत्तियों में जो है अधिक वायुकोश होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जलीय पौधे बहुत ही, आप जब छुओगे तो आपको बहुत ही स्पंजी लगेंगे, यानी स्पॉन्ज की तरह लगेगा, और हल्के होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, जैसे कि जलकुंभी। हम्म। तो जलीय पौधों के सभी भागों पर जो है जल रोंदी, यानी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, यानी मोम जैसा होता है कि वो उसमें गले ना। ठीक है, उपचर्म होती है। तो इनका जो है पानी में सड़ने, ये क्या किससे बचाता है, पानी में सड़ने से बचाता है। तो इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे कैसे वातावरण में रह सकते हैं, जलीय वातावरण में सफलता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए सिंगाड़ा, देख रहे हो ना, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सब क्या है, देख रहे हो, इन सबका क्या है, कमजोर तने हैं। इसमें क्या है, स्पंजी है ना, स्पंजी प्रणवृंत है। रिबन जैसी पत्तियां हैं जो लहराते रहते हैं पानी में, अलग अलग आकृतियां देख रहे हो, जो पानी में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो और जैसे कुमुंदनी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आसानी से जो है कहाँ पे रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। तो हमने जलीय किसके बारे में देखा, जलीय पौधों के बारे में देखा, है ना, किसके बारे में देखा, जलीय पौधे, जलीय पौधे। जलीय पौधों में भी क्या होता है, अनुकूल, यानी जल में रहने के उनमें अनुकूलता होती है। उनका जो शरीर जो होता है कैसा होता है, कोमल और कमजोर। शरीर कैसा होता है, कोमल और कमजोर। कमजोर होता है। ठीक है सर, एक एक पॉइंट्स को आप लिख के रखिएगा, क्योंकि जो है इन पौधों के शरीर के सभी भागों में जो होता है मृदु उत्तक अधिकता में होती है। ठीक है, और काष्ठीय उत्तक अधिक क्या होता है, बहुत ही अत्यंत अल्प मात्रा में होती है। तो इनमें ज्यादा क्या होती है, मृदु
उत्तक, इसमें ज्यादा मात्रा में होती है। और जो काष्ठीय, जो बाकी पौधों में होती है, काष्ठीय उत्तक जो होता है, कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, कम मात्रा में होता है। और इनकी पत्तियां कैसे होती है, कटी फटी होती है ना। और पत्तियों में प्राय क्या होता है, रंध्रों का अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है, रंध्रों का अभाव होता है। और इन पौधों में जड़ तंत्र कैसा होता है, अल्प विकसित, यानी कम विकसित होते हैं। ठीक है। और तना, फिर प्राणग्रंथ तथा पत्तियों में क्या होता है, अधिक वायु कोश होती है, यानी अधिक वायु होती है उसमें। तो क्या होता है, तो इस वजह से जो है जलीय पौधे जो होते हैं काफी स्पंजी होते हैं, है ना, काफी हल्के होते हैं। फिर आप क्या कीजिएगा कि इन सबको जो, और उनके जो है शरीर, जैसे कि जलकुंभी, है ना, जैसे कि जलीय पौधों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, जलरोधी होता है। ठीक है, कैसा होता है, जलरोधी होता है। यानी कैसा, उनकी जलरोधी मोम होती है उनमें। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो ये सब विशेषताओं को आप ठीक से लिखिएगा। ठीक है, तो उनके जो शरीर होता है, जो जलीय पौधों की हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में, तो जलीय पौधों के सभी भागों पर जो होता है, कैसा होता है, जल रोधी, क्या होता है, मोम, यानी जो पानी में वे पिघलते नहीं है, या उपचर्म कहेंगे, चर्म। ठीक है, की परत पाई जाती है, जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इन्हें किससे बचाते हैं, सड़ने से बचाता है। ठीक है, सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाता है। और इन्हीं लक्षणों के कारण जो है ये पौधे, जलीय पौधे सफलतापूर्वक जल में अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम स्थलीय अनुकूलन तथा वायवीय अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन सभी बातों को आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, और जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उन सबको आप लिख के आइएगा। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।